Hello everyone, welcome to Pharma Is There. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on distillation. It is the part 2. We will discuss the simple distillation or also known as differential distillation process. सो इसका जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है दैट इज़ डिस्टिलेशन क्या होता है, उसके वेरियस एप्लीकेशंस, उसके क्लासिफिकेशन एट्सेट्रा, दैट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन पार्ट 1 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन और द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. सिंपल डिस्टिलेशन आपका सिंपल जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन का, जहाँ पर वेपर्स को कलेक्ट किया जाता है. वेपर्स आपका कलेक्ट होकर एक फ्लास्क से वेपर को कलेक्ट करके पाइप के थ्रू, जिसको कंडेंसर कहते हैं, पाइप के थ्रू दूसरे फ्लास्क में जाता है, जहाँ पर दूसरे फ्लास्क में फिर से जो भाप है वो लिक्विड के फॉर्म में आपका पहुँच जाता है. जिससे क्या होता है, आपके वेरियस लिक्विड्स अलग होते हैं. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉयल होगा, पहले आपका अलग हो जाएगा, फिर उसके बाद जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा, उसके बाद इस तरह 4-5 जितने भी लिक्विड्स रहे वो अपना सेपरेट होता है. जो बेसिक ये प्रिंसिपल है वही आपका अप्लाई होता है सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस में. सो लेट्स सी, इट इज़ गिवन दैट वेपर्स जो है रिमूव हो जाता है फ्रॉम द सिस्टम एज सुन एज इट इज़ फॉर्म. जैसे ही फॉर्म होता है वो अपना सेपरेट हो जाता है एंड देन कंडेंस हो जाता है. दैट इज़ कूल होकर अगेन वो वेपर जो कि गैसियस फॉर्म में गया अगेन वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में रिटर्न आ जाता है. सो सिंपल डिस्टिलेशन जो है वो प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स हैविंग वोलेटाइल, जनरली वोलेटाइल नेचर्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है. वोलेटाइल मीन्स जो आपका ईजिली वेपराइज हो जाता है. ईजिली वेपराइज होने वाले लिक्विड्स को जनरली लिया जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट वे में आपका सेपरेट होता है या वेपराइज होता है, वैसे लिक्विड्स का जिनका कि हाई बॉइलिंग पॉइंट है, जो इजीली आपका बॉयल नहीं होता है, वेपराइज नहीं होता है, उसके लिए वेरियस एडवांस मेथड्स है. बट डिस्टिलेशन के लिए आपका प्रेफरेबल रहता है जो आपका वोलेटाइल नेचर का, दैट इज़ ईजिली वेपराइजेबल. इसके लिए एक इक्वेशन है, रिले इक्वेशन, जिसके वजह से इसे डिफरेंशियल डिस्टिलेशन का भी नाम दिया गया है. बिकॉज रिले इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशंस पर बेस्ड इसने अपना इक्वेशन एंड थ्योरी दिया है. एंड मीन्स यहाँ पर एक अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का एक रहता है, जहाँ पर दो वैल्यूज़ को लेकर हम सिंपल डिस्टिलेशन कितना बेस्ट है उसे हम जो है पता कर पाते हैं. सो दैट्स वाई. सो एनीवेज रिले इक्वेशन जो है आपका यूज़फुल रहता है सिंपल डिस्टिलेशन. जैसे मैंने बताया सिंपल डिस्टिलेशन कितना कैपेबल है उसको एनालाइज करने के लिए, जिसमें कि आपका रिलेशन बिटवीन द टोटल मोल ऑफ द डिस्टिलेट, दैट इज़ डिस्टिलेट मीन्स आपका जो कलेक्ट हो रहा है, दैट इज़ वेपराइजेशन के बाद जो टोटल लिक्विड आपका कलेक्ट होता है, टोटल जितने भी लिक्विड्स है वो जो कलेक्ट होता है उसका टोटल मोल वैल्यू कितना है, एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट. एंड आपका जो डिस्टिलेशन के लिए आप लिए हो उसका जो वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट है इन द कंडेंस्ड रिसीवर, मीन्स आपका यहाँ पर टोटल लिक्विड जितना भी है, टोटल लिक्विड का जो डिस्टिलेशन होने के बाद जो कलेक्शन होता है दैट इज़ डिस्टिलेट, उसको हम जो है पता करते हैं टोटल मोल वैल्यू. उसके साथ साथ मोल फ्रैक्शन कितना है ऑफ द वॉलेटाइल सब्सटेंस, जो सबसे पहले आपका जो है जाकर कलेक्ट होता है. तो सबसे मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट जो आपके रिसीवर में कलेक्ट होगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, उसका रिलेशन को हम टोटल मोल्स कितना है जो हमारा डिस्टिलेशंस के बाद कलेक्ट होता है लिक्विड, उसके बीच के रिलेशंस को हम देखते हैं. इसको बेटर वे में डेप्थ में आप बाइनरी सॉल्यूशन से केस में देख पाओगे अगर आप रिले थ्योरी को जाकर स्टडी करते हो. रिले थ्योरी जनरली बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज़ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स केस में ज़्यादा एप्लीकेबल होता है. एंड उसी पर बेस्ड इसका पूरा थ्योरी है, जहाँ से इक्वेशन जो निकल कर आया है वो इक्वेशन सिंपल डिस्टिलेशंस में, जहाँ पर बाइनरी लिक्विड को अगर आप अलग कर रहे हो तो उस केस में सिंपल डिस्टिलेशन का आप कितना वो बेस्ट है वो देखने में काम आता है. सो एनीवेज द इक्वेशन हियर इज log natural logarithm L1 by L2 is equals to integration from upper limit x1 to lower limit x2 of 1 by y minus x dx, जहाँ पर आपके वेरियस वैल्यूज़ जो है L1 एंड L2 क्या है. L1 आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द लिक्विड, जो आपका टोटल लिक्विड है उसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है इन स्टिल बिफोर, दैट इज़ बिफोर डिस्टिलेशन आपका जो टोटल नंबर ऑफ लिक्विड रह रहा है उसका अमाउंट L1 है. डिस्टिलेशन से पहले जितना भी आप लिक्विड लिए हो उसका अमाउंट,
एंड L2 होता है लिक्विड्स का डिस्टिलेशन हो जाने के बाद, मतलब डिस्टिलेशन हो जाने के बाद जो डिस्टिलेट में कलेक्ट हो रहा है उसका अमाउंट। सो L1/L2 जो है, L1 आपका होता है मोल्स ऑफ लिक्विड बिफोर डिस्टिलेशन एंड L2 होता है मोल्स ऑफ लिक्विड आफ्टर डिस्टिलेशन। मतलब कुछ आपका स्केप आउट हो रहा है वैसा भी होता है, ये देखने के लिए कि आपका अगर आपका जो सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो अगर बेस्ट रहा तो कहीं से स्केप नहीं होगा, ये आपको एक समान वैल्यू मिलेगा, मतलब डिस्टिलेशन से पहले जितना नंबर ऑफ मोल्स है उतना ही बाद में भी रहेगा। तो यही कंपैरिजन किया जाता है कि प्रॉपरली वो अलग कर पा रहा है या नहीं आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस, मतलब सारा का सारा वेपर्स के द्वारा कलेक्शन कर पा रहा है कि। देन X1 एंड X2 क्या है, X1 एंड X2 आपके मोल फ्रैक्शंस है, दैट इज फ्रैक्शनल वैल्यू। यहाँ पर आप L1 एंड L2 जहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स देखते हो, X1 एंड X2 आपका मोल फ्रैक्शन को देखा जाता है, जहाँ पर X1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, यहाँ पे मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को देखा जाता है, दैट इज X1 आपका डिस्टिलेशन से पहले, डिस्टिलेशन बिफोर डिस्टिलेशन आपका जितना टोटल लिक्विड था उसमें से वॉलेटाइल जो सबसे पहले बॉयल हो सकता है उस लिक्विड का कितना मोल फ्रैक्शन था, मतलब आपका हिस्सा। जैसे कि मान लो आप वाटर एंड इथेनॉल को मिला रहे हो, तो डिस्टिलेशन से पहले इथेनॉल कितना था आपका, वाटर एंड इथेनॉल के मिक्सर में डिस्टिलेशन से पहले इथेनॉल का अमाउंट क्या है, एंड डिस्टिलेशन मतलब टोटल अमाउंट में, दैट इज़ वाटर एंड इथेनॉल में से इथेनॉल का हिस्सा कितना है, इथेनॉल का फ्रैक्शन कितना है, दैट इज़ X1। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ। वही आपका डिस्टिलेशन कर लेने के बाद जो आपको वाटर को आप कलेक्ट किए, इथेनॉल को कलेक्ट किए, उसमें फिर आपका इथेनॉल का कितना फ्रैक्शन रहा है, टोटल वाटर एंड इथेनॉल में इथेनॉल का कितना फ्रैक्शन रहा है। अलग अलग तो आपका हो जाएगा इथेनॉल एंड वाटर, बट टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम को आप ऐड करोगे, वाटर का वॉल्यूम जो अलग होने के मतलब डिस्टिलेशन के बाद जो आपको मिल रहा है अलग अलग वाटर का एंड इथेनॉल का टोटल अमाउंट, उसमें से आपका इथेनॉल का कितना अमाउंट है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। सो आपका यहाँ पर X1 एंड X2 क्या है, जो मोर वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा उसका मॉलिक्यूलर फ्रैक्शन, दैट इज मोल फ्रैक्शन बिफोर डिस्टिलेशन। X1 होता है बिफोर डिस्टिलेशन, दैट इज L1 में आपका फ्रैक्शन निकालोगे वॉलेटाइल सब्सटेंस का, एंड X2 होता है L2, दैट इज डिस्टिलेशन के बाद जितना टोटल मोल होगा उसमें से वॉलेटाइल सब्सटेंस का कितना मोल फ्रैक्शन है। सो ये आपका X1 एंड X2 होता है। सो नाउ आपका जो आपका X एंड Y था, दैट इज़ Y-X जो आपका था डिफ्रेंशिएशन में, वहाँ पर X का वैल्यू जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, मोल फ्रैक्शन आपका वॉलेटाइल सब्सटेंस का जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज़ X, एंड Y आपका होता है टोटल डिस्टिलेट जो है उसका मोल अमाउंट, उसका मोल अमाउंट। ओके, सो X आपका होता है वॉलेटाइल सब्सटेंस का मोल अमाउंट एंड Y आपका होता है टोटल डिस्टिलेट का मोल अमाउंट। सो ये जनरली आपका एक इक्विलिब्रियम डायग्राम, ग्राफ एटसेट्रा बनता है जिसके द्वारा आपको जो है पता चलता है, जो कि रिले थ्योरी को आपको डिटेल्स में इसके लिए स्टडी करना होता है। सो एनीवेज इसका क्योंकि आपका सिंपल डिस्टिलेशन से वो हटकर एक टॉपिक है, तो इसको मैं यहाँ पर जस्ट मैं आप लोगों को एक शॉर्ट में समरी दी जिसको आप समझ सकते हो इसके डिटेल्स में जाने के लिए, बिकॉज सिंपल ग्राफ नहीं है जिससे आप देखो एंड आपको समझ में आएगा, उसके लिए पूरा रिले थ्योरी आपको समझना होगा विच इज़ अनदर पार्ट। So anyways, that will be discussed, or that is discussed in the binary solutions. So let's move to the basic principle. So simply आपका जो liquid separation होता है यहाँ पर simple distillation में, उसके लिए at least the liquid should have 10 to 20 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में 10 से 20 डिग्री का कम से कम फ़र्क होना चाहिए। मीन्स अगर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री है तो दूसरे लिक्विड का कम से कम 40 या फिर 50 डिग्री तक तो होना ही चाहिए फ़र्क। अगर उतना भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब 5 डिग्री का अगर फ़र्क है, जैसे एक अगर 30 में हो रहा है दूसरा 35 में, तो ऐसा हो सकता है कि ए जब तक आपका वेपराइजेशन कंप्लीट भी नहीं किया, अलग भी नहीं हुआ, बी भी अपना बॉयल करना शुरू हो गया, बिकॉज यहाँ पर आपका प्रोसेस काफ़ी एडवांस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। दैट इज़ वाई मिक्सअप ना हो, इस वजह से कम आपको ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर को लेना चाहिए सेपरेशन के लिए जिसके बीच में कम से कम 10 से 20 डिग्री का फ़र्क हो। सो द लिक्विड विद द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो आपका विल गो फॉर डिस्टिलेशन फर्स्ट एंड विल गेट सेपरेटेड। सो नेक्स्ट आपका एपरेटस, सिंपल एपरेटस है इसका। जनरली आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस में कोई एक सिंपल पार्ट नहीं होता है, वेरियस पार्ट्स एक साथ जुड़कर बनता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसको स्टिल भी कहते हैं, जहाँ पर आपका लिक्विड मिक्सचर रहेगा विच इज़ टू बी डिस्टिल्ड, एंड कंडेंसर विच इज़ अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर,
जिससे आपका वेपर्स जो है वो कंडेंस होकर, दैट इज़ कूल होकर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जो कि रिसीवर तक कैरी करने का काम करेगा। वाटर जो है आपका सर्कुलेट होता है थ्रू आउट द जैकेट। कंडेंसर के ऊपर एक जैकेट रहता है, दैट इज़ डबल लेयर रहता है। कंडेंसर का जो ग्लास रहता है वो डबल लेयर का रहता है, बीच में से वेपर पार होते हैं। एंड जो पाइप के बाहर का जो लेयर है उसके बीच में पानी रहता है, उस लेयर के बीच में, लेयर के अंदर पानी रहता है जिसको जैकेट कहते हैं। जो पानी क्या करता है, आपका जो भाप बन रहा है उस लिक्विड को ठंडा करने का काम करता है। कंटिन्यूसली पानी आपका जाता है, एंड मैं अभी आपको एपरेटस के थ्रू उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। दैट इज़ पानी जो है रोटेट होता है चारों तरफ आपके कंडेंसर के, जिससे क्या होता है अंदर का जो भाप है वो आपका कूल होकर कंडेंस होकर अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होता है एंड देन रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। सो रिसीवर फ्लास्क एक रहता है जो कि आपका लिक्विड को कलेक्ट करता है, वेरियस लिक्विड्स को अलग अलग करके। थर्मोमीटर रहता है टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन द फ्लास्क। जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो लिक्विड है उसका वेपर पॉइंट पता करने के लिए जो है ये थर्मोमीटर इंसर्टेड रहता है। होल यूनिट जो है आपका ग्लास से बना रहता है सो दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू ऑल। सो नाउ यू कैन सी द इमेज ऑफ द एपरेटस। बंसन बर्नर या फिर वाटर बाथ का इस्तेमाल किया जाता है, किसी तरह का हीट सोर्स रहेगा। राउंड बॉटम फ्लास्क जनरली लिया जाता है, एंड जिसको कि आपका डिस्टिलेशन स्टिल या फिर डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। वेपर्स आप देख सकते हो दैट इज़ बिन कलेक्टिंग, एंड देन यहाँ पर आपका एक क्लैम्प से उसे होल्ड किया जाता है, होल्ड कराया जाता है आपके फ्लास्क को ताकि वो हिले ना। थर्मोमीटर आपका टेम्परेचर देखने के लिए, एंड यू कैन सी यहाँ से आपका कंडेंसर कनेक्टेड है डिस्टिलेशन फ्लास्क से। जो कंडेंसर के बाहर आपको दिख सकता है डीप ब्लू, जो कि आपका पानी है। कूल वाटर आपका जाता है जो कि कंडेंसर को कूल करता है। टैप वाटर कंटिन्यूसली आप जो है रन कर सकते हो, वहाँ से जो आपको कूल वाटर इन का दिख रहा है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पाइप को टैप वाटर से कनेक्ट कर सकते हो। टैप वाटर से क्या होगा, नॉर्मल आपका पानी जो है वो जाएगा जो कि भाप को कूल करेगा। एंड जब आपका जो पानी है जो कि कंडेंसर के जैकेट में है वो ऑब्वियसली कूल करते करते, क्योंकि यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज की वजह से क्या होगा, आपका जो पानी जा रहा है वो भी गर्म होगा। तो वो जो वाटर है दैट इज़ वाई टैप वाटर कंटिन्यू जाते रहता है, ठंडा करते हुए वाटर आउट से निकलते जाता है। इस तरह से आपका कंडेंसर के अंदर मौजूद जो भी आपका वेपर्स है वो आपका कूल होता है। सो एनीवेज देन आपका बीच में जो वाइट पोर्शन देख रहे हो दैट इज़ द मेन इंटीरियर पाइप, जहाँ से आपका वेपर्स जो है वो पास हो रहा है। पास होने के बाद एक बेंड ट्यूब लगा हुआ है अदर एंड ऑफ द कंडेंसर में, जो क्या करता है, कलेक्टेड कंडेंस्ड लिक्विड को रिसीविंग फ्लास्क तक ले जाता है, एंड वहाँ पर आपको डिस्टिलेट आपका मिल रहा है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका वर्किंग प्रोसेस को देखते हैं। सिंपली आप समझ भी गए होंगे बट इन डिटेल्स लेट्स सी। लिक्विड फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिल्ड इन टू द फ्लास्क। फ्लास्क में भरते हैं अप टू 1/2 to 2/3, हाफ से लेकर 2/3 रेशियो में ही भरेंगे, पूरा का पूरा फिल नहीं करते हैं। देन बिकॉज देयर में बी चांसेस ऑफ बम्पिंग, क्योंकि लिक्विड जो है ऑब्वियसली जब खौलता है, उछलता है, तो वहाँ पर आपका क्या हो सकता है दैट पानी उछलने से वो ऊपर तक आता है, तो रबर कॉर्क या ऊपर में जो है आपका ना आए, या फिर आपका लिक्विड खुद उछलते हुए कंडेंसर तक ना पहुंच जाए, कंडेंसर का जो बेंट टर्न आपको दिखा था फ्लास्क में वहाँ तक ना पहुंच जाए, इसके लिए आपको प्रिवेंशन के लिए जो है जनरली आपको बम्पिंग जिसको कहते हैं उसको प्रिवेंशन के लिए आपको हाफ से जो है 2/3 पोर्शन ही भरा जाता है। देन देयर में भी चांसेस ऑफ बम्पिंग, जो कि प्रिवेंट करने के लिए एक और चीज़ कर सकते हो, स्मॉल पोर्सलिन पीसेस लिया जाता है या फिर प्यूमिस स्टोन्स या पोर्सलिन के छोटे छोटे स्टोन्स जो है पीसेस रखा जाता है, जिससे वो बम्पिंग भी रिड्यूस होता है। देन एंड वन मोर रीज़न क्यों पूरी तरह से नहीं भरा जाता है, क्योंकि आपको पता है जो वेपर्स बनेंगे उसका अपना एक प्रेशर जनरेट होगा। अगर आप फुल भर दोगे तो प्रेशर से वो आपका ग्लास का बना हुआ है, इट कैन बर्स्ट, दैट इज़ वाई थोड़ा खाली रखा जाता है। प्यूमिस स्टोन्स शुड नेवर बी एडेड ड्यूरिंग डिस्टिलेशन के टाइम आपको नहीं डालना है, या फिर सुपर हीटेड लिक्विड में नहीं डालना है, बिकॉज स्प्लैशिंग हो सकता है, मतलब आपका उछल सकता है, छलक सकता है वो। सो स्टार्टिंग में ही आपको डाल देना होता है, डिस्टिलेशन स्टार्ट करने से पहले आपको स्टार्टिंग में डाल देना है। लेबॉरेटरी स्केल में
Water bath is maintained at the temperature below 100 डिग्री सेल्सियस फॉर डिस्टिलिंग लिक्विड विद बॉइलिंग पॉइंट बिलो 80. जिनका बॉइलिंग पॉइंट 80 से कम है उसके लिए आप वाटर बाथ का टेम्परेचर जो है उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करोगे. जनरली बंसन बर्नर की जगह वाटर बाथ लिया जाता है जिससे कि आप टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. फॉर इनफ्लेमेबल लिक्विड हीटिंग मैंटल आर प्रिफर्ड. अगर आपका इनफ्लेमेबल लिक्विड है तो आप हीटिंग मैंटल पे भी हीट कर सकते हो. द लिक्विड हीटिंग मैंटल आई होप्स आप लोग देखे होंगे. तो हीटिंग मैंटल में राउंड बॉटम फ्लास्क बहुत बेटर वे में आपका सेट होता है. सो एनीवेज डिपेंडिंग ऑन एनी हीट सोर्स, डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड जिसको आप डिस्टिलेशन कर रहे हो, आप वेरियस हीटिंग सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो. द लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल आफ्टर सम टाइम. आपका बॉइलिंग स्टार्ट होगा. एट दिस टाइम द टेम्परेचर ऑफ डिस्टिलेट इज ऑब्जर्व बाय थर्मोमीटर. तब आपको थर्मोमीटर में देखना है कि आपका डिस्टिलेट जो है, मतलब जो वेपर्स बन रहा है वो किस टेम्परेचर में वेपर्स बनना शुरू हुआ. द टेम्परेचर इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. जनरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड पर आपका रहता है जब वो वेपर्स ऊपर आना शुरू हो रहा है. एज अ रिजल्ट वेपर स्टार्ट्स टू राइज अप एंड पास थ्रू द कंडेंसर. Now here vapor is condensed and liquid is collected into the receiving flask. कंडेंसर में जाता है, कूल होता है, देन रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट होता है. प्रोसेस आपका इसी तरह कंटिन्यू रहता है. ऑन लार्ज स्केल बेसिस या आपका लेबॉर्ट्री बेसिस में, वही लार्ज स्केल बेसिस में क्या होता है, स्टील जो है वो स्टेनलेस स्टील का बना रहता है. दैट इज़ आपका जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है वो स्टेनलेस स्टील का. दैट इज़ आपको वहाँ ऑब्जर्व नहीं करना है, वहाँ पे ग्लास का नहीं रहेगा. जो आपका इंडस्ट्रियल बेस्ड में होगा वहाँ स्टेनलेस स्टील का रहता है या फिर कॉपर का रहता है. इन दैट केस स्टीम इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग मीडियम. वहाँ पे स्टीम, भाप का इस्तेमाल किया जाता है किसी तरह का हीटिंग सोर्स के लिए. वाटर बाथ में भी एक्चुअली स्टीम ही आता है. तो आप कह सकते हो एक लार्ज साइज में वाटर बाथ का इस्तेमाल किया जाता है. वाटर बाथ जिसमें कि स्टीम के द्वारा आपका अंदर का पानी, फ्लास्क के अंदर का पानी जो है आपका हीट होगा. स्टीम इज सर्कुलेटेड ऑन टू द जैकेट अराउंड द वेसल. यहाँ पे क्या किया जाता है, लार्ज प्रोसेस में जब होता है तो आपका जो डिस्टिलेशन फ्लास्क आपने देखा, उस डिस्टिलेशन फ्लास्क के चारों तरफ भी जैकेट रहता है. जैसे कंडेंसर के चारों तरफ जैकेट है उसी तरह डिस्टिलेशन का भी आपका डबल लेयर रहता है. उस पूरे लेयर में, दैट इज डिस्टिलेशन के बाहर का जो आउटर लेयर है उसमें स्टीम भर दिया जाता है जिससे चारों तरफ से जो है आपके फ्लास्क को हीट मिले. एंड कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील इसीलिए लिया जाता है ताकि क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है जो कि आपका ग्लास नहीं होगा. एंड इससे जल्दी आपके पानी जो है वो खोलेंगे एंड जल्दी आपका सेपरेशन हो पाएगा. थर्मोमीटर वहाँ पर भी अटैच रहता है टू द स्टील टू चेक द टेम्परेचर ऑफ द बॉइलिंग लिक्विड. स्टील इज अटैच टू द कंडेंसर. वहाँ पर भी वही है, कंडेंसर से अटैच रहेगा, रिसीवर से अटैच रहेगा. मेटल कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है सच एज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. ऑब्वियसली यहाँ पर भी आपका जैकेट रहेगा ड्यू टू विच इट इज़ नोन एज डबल पाइप हीट एक्सचेंजर. और ट्यूब्यूलर हीट एक्सचेंजर आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल. सो नेक्स्ट आपका जो है उसका एप्लीकेशन. बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट. Here are some late night foods which you can take, like hummus with whole grain crackers, oatmeal, Greek yogurt, popcorn, nuts and pumpkin seeds, peanut and almond butter, banana, raw vegetables, low fat cottage cheese and eggs. अगर आपको पता होगा दैट जो डिनर होता है वो आपको सोने से एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स एंड द आइडल टाइम इज़ सोने से 4 घंटे पहले ले लेना चाहिए. सो इन केस आपको भूख लगता है, सो व्हाट कैन यू डू, आपको खाने का मन हो तो हेयर आर सम फूड लिस्ट जो मैंने आपसे बताया जिसको आप लेट नाइट में भी ले सकते हो बिकॉज दे गेट्स डाइजेस्टेड इजीली. जिसमें आपका हमस आता है. हमस आपके काबुली चने के वाटर, जनरली सोकिंग वाटर से इसको बनाया जाता है. हमस का एक प्रोसेस होता है. यू कैन गो फॉर दैट इन यूट्यूब एट्सेट्रा. सो हमस के साथ आपका होल ग्रीन कोई भी क्रैकिंग सब्सटेंस आप ले सकते हो. ओट मिल्स आप खा सकते हो. ग्रीक योगर्ट जो होता है, दही नहीं, दही से आपको ठंड लग सकती है रात को खाने से. सो ग्रीक योगर्ट या फिर पॉपकॉर्न्स खा सकते हैं. नट्स एंड पम्पकिन सीड्स, रोस्टेड बादाम या फिर पम्पकिन सीड्स जिसे मगज भी कहा जाता है, रोस्ट करके आप खा सकते हो. पीनट या आमंड बटर आप खा सकते हो. विद बनाना उसका कॉम्बिनेशन बहुत बेटर होता है. सैलड्स खा सकते हैं. कॉटेज चीज़ जो होते हैं वो लो फैट्स वाले होते हैं, वो डाइजेस्टेबल इजीली रहता है. सो उसे आप खा सकते हो. एंड अदर देन दैट एग्स, दैट इज़ सिंपली बॉइल्ड एग्स, यू कैन गो फॉर इट. सो एनीवेज विद दिस फूडी फैक्ट
नेक्स्ट सी द एप्लीकेशन. सो दिस वेरियस एप्लीकेशंस क्या क्या है. दिस इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्टिल्ड वाटर. डिस्टिल्ड वाटर प्रिपरेशन में काम आता है बिकॉज मेटल्स आपके रिमेनिंग रह जाएंगे एंड वाटर्स आपका सेपरेट हो जाएगा. प्योर जो वाटर H2O है. सो डिस्टिल्ड वाटर को कलेक्ट करने के लिए, वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर करने के लिए, देन प्रोसेस आपका यूज़ किया जाता है वेरियस वॉलेटाइल ऑयल्स एंड एरोमेटिक वाटर्स को सेपरेट करने के लिए. देन फॉर एग्जाम्पल स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ एमोनिया, ये सब का प्रोडक्शन में आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस काम आता है. ये प्रोसेस आपका काम आता है नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स को वोलेटाइल लिक्विड से सेपरेट करने के लिए. वोलेटाइल लिक्विड्स आपके सेपरेट हो जाएंगे, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स जो उसमें मौजूद है वो आपका अलग रह जाएगा. सच एज एल्कोहल एंड ईथर्स लाइक वोलेटाइल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकता है. नाउ सिंपली इसे कंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसनट्रेटेड लिक्विड्स. कंसनट्रेटेड लिक्विड्स में अगर कंसनट्रेटेड लिक्विड्स क्या होता है, दैट इज़ आप सॉल्वेंट को अगर गाढ़ा करना चाहते हो तो सॉल्वेंट को गाढ़ा करने में भी दैट इज़ आपको कंसनट्रेटेड फॉर्म में लाने के लिए भी आपका ये काम आएगा. जिसमें क्या होगा, नॉर्मल इवापोरेशन जब आप करते हो तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड वेपर बन के वेस्ट हो जाता है. यही सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अगर आप कंसनट्रेशन करते हो, लिक्विड को गाढ़ा बनाते हो, तो क्या होगा, जो एक्सेस लिक्विड्स है वो आपका कलेक्ट हो जाएगा, जो फर्दर आपका अदर पर्पस में यूज़ हो सकता है. सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर. फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon. Thanks for watching and bye bye.